नमस्कार। कभी सोचा है कि केमिस्ट्स इतने मुश्किल दिखने वाले मॉलिक्यूल्स को कैसे लिखते हैं? आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। इसे ना एक सीक्रेट केमिकल भाषा की तरह समझिए और आज हम मिलकर इसके ग्रामर और रूल्स को सीखेंगे। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए। पहली नजर में तो ये बस अक्षरों और नंबरों का एक उलझा हुआ झुंड लगता है ना? बिल्कुल एक ऐसे कोड की तरह जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में एक पूरा वाक्य है? आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। हम इस कोड को क्रैक करेंगे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, जब तक ये पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपाउंड्स हैं क्या, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी तुलना किसी सिंपल चीज से करना, जैसे कि एक डबल सॉल्ट। अब देखिए होता क्या है, जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अपनी पहचान बनाए रखता है, वो एक साथ जुड़ा रहता है। लेकिन डबल सॉल्ट वो तो बस टूटकर बिखर जाता है, और यही स्टेबिलिटी इन्हें इतना खास बनाती है। तो किसी भी कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। चलिए हमारे केमिकल फॉर्मूले के अलग अलग हिस्सों को और उनके रोल को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बहुत जरूरी हैं। ये उस चीज की बाउंड्री हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, यानी कंपाउंड का मेन हिस्सा। इसके अंदर जो कुछ भी है वो एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह एक साथ रहता है। और उस स्फीयर के ठीक बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम। ये समझिए कि ये पूरी संरचना का बॉस है, इसकी नींव है। बाकी सब कुछ इसी से जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं लिगेंड्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेटल एटम के चारों ओर रहते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये डोनर हैं। ये बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और आखिर में ब्रैकेट्स के बाहर हमें मिलता है काउंटर आयन। इसका काम बहुत सीधा साधा लेकिन जरूरी है। ये चार्ज को बैलेंस करता है ताकि पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। अच्छा, एक शब्द और सुनने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ज्यादातर मामलों में ये बस लिगैंड्स की गिनती होती है। ठीक है, तो अब हम किरदारों को तो जान गए हैं, अब टाइम है ग्रामर सीखने का। इन कंपाउंड्स का नाम रखने के कुछ खास नियम होते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल नेमिंग सिस्टम है यानी IUPAC, वो एक सीधे साधे प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले लिगैंड्स का नाम लिया जाता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आता है सेंट्रल मेटल का नाम, और उसके ठीक बाद ब्रैकेट्स में रोमन नंबर में उसका चार्ज। और अगर कोई काउंटर आयन है तो उसका नाम सबसे आखिर में आता है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा पर जरूरी नियम है। सिंपल लिगैंड्स के लिए तो हम डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्स लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि वो कितने हैं। पर सोचिए, अगर लिगैंड के नाम में ही पहले से डाई जैसा कुछ हो, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, अब कंफ्यूजन हो सकता है ना? तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम खास प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिस या ट्रिस। सारा खेल नाम को बिल्कुल क्लियर रखने का है। अब यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती हैं। क्या होगा अगर हम उन्हीं हिस्सों को लें लेकिन उन्हें अलग तरीके से अरेंज कर दें? यहीं से शुरुआत होती है आइसोमर्स की दुनिया की, और ये केमिस्ट्री के नियमों को बिल्कुल बदल कर रख देती है। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट असल में बहुत सिंपल है, सेम पार्ट्स डिफरेंट अरेंजमेंट। सोचिए जैसे लेगो के एक जैसे टुकड़े हों, आप उन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़कर बिल्कुल अलग अलग चीजें बना सकते हैं। केमिस्ट्री में भी ठीक ऐसा ही होता है। आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एटम्स असल में अलग अलग चीज़ों से जुड़े होते हैं, यानी कनेक्शन ही अलग है। वहीं स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्शन तो सेम होते हैं लेकिन स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग होता है, जैसे किसी चीज़ का लेफ्ट और राइट हैंड वाला वर्जन। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक लिगैंड और काउंटर आयन अपनी जगह बदल लेते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म में एक ही लिगैंड अलग एटम से मेटल के साथ जुड़ जाता है। हर मामले में हिस्से वही हैं लेकिन कनेक्शन अलग हैं, जिससे बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? असल में ये किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चलिए एक खास तरह के अरेंजमेंट को देखते हैं जो कमाल के मजबूत और स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। इसे कहते हैं कीलेट इफेक्ट। ये तब होता है जब एक लिगैंड मेटल एटम को एक से ज्यादा जगहों पर पकड़ लेता है, बिल्कुल एक केकड़े के पंजे की तरह।
मजे की बात यह है कि कीलेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द पंजे से ही आया है। ये मल्टीपल पकड़ कंपाउंड को अविश्वसनीय रूप से स्थिर बना देती है, जो एक सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तो ये बॉन्डिंग असल में काम कैसे करती है? एक बहुत ही अहम थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे महान लाइनस पॉलिंग ने विकसित किया था। ये हमें बताती है कि ये सब लिगैंड के मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बारे में है। यही डोनेशन एक मजबूत स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिर्फ एटम्स को रीअरेंज करके एक पदार्थ को बिल्कुल अलग गुणों वाले दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है, तो सोचने वाली बात है, हमारे चारों ओर की मॉलिक्यूलर दुनिया में ऐसे और कितने छिपे हुए रूप मौजूद होंगे जो बस खोटे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यही तो केमिस्ट्री की ताकत है। इस पर जरूर सोचिएगा।